आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास मैथ के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम सारणिक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के फॉर्मूला, चैप्टर की भूमिका, चैप्टर की परिभाषाएं, यानी सारणिक होता क्या है, सारणिक के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 तक के सभी सॉल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के चौथे चैप्टर को। तो चौथे चैप्टर में सबसे पहले आती है इसकी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। तो इस अध्याय में यानी इस सारणिक में हम सारणिकों के गुणधर्म, उपसारणिक, सेकंड, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सारणिकों का अनुप्रयोग, एक वर्गाव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम, रैखिक समीकरण के निकायों की संगतता या सत्यता और असंगतता, और एक आव्यूह के व्युत्क्रम का प्रयोग करके 2 या 3 चरों के रैखिक समीकरणों में बदलना। ठीक है, आदि का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये तो होगी इसकी भूमिका। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सारणिक होता क्या है। ठीक है, तो सारणिक होता है यदि किसी n कोटि के वर्गाव्यूह, यानी इसमें आव्यूह होते हैं। ओके, जो आव्यूह थे पिछले आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 में जो आव्यूह थे वो आव्यूह इसमें है, लेकिन इसमें एक खासियत है, आव्यूह तो 2 या 3 को 2 × 3 कोटि का, यानी 2 पंक्ति 3 स्तंभ या 3 पंक्ति 2 स्तंभ होते थे, यानी किसी और कंडीशन से हो जाते थे। लेकिन सारणिक में एक खासियत है, सारणिक वर्ग ही रहेगा, यानी 2 × 2 का रहेगा या 3 × 3 का रहेगा। ये हाईएस्ट 3 × 3 तक ही होता है। ओके, तो यानी सारणिक होता है यदि किसी n कोटि के वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबोधित कराया जा सकता है, ऐसे आव्यूह को हम सारणिक कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं, सारणिक को हम ऐसे मॉड के रूप में करते हैं, यानी A B C D। ठीक है, तो जो ये A जो है ये हमारी सारणिक है। ठीक है, यानी सारणिक को एक और बार इसकी परिभाषा है कि यदि किसी n कोटि के वर्गाव्यूह को एक संख्या द्वारा संबोधित किया जाता है, कराया जा सकता है, ऐसे आव्यूह को हम सारणिक कहते हैं। ओके, और जैसे हम यहाँ पे तो ये सारणिक है, सारणिक को हम इस कंडीशन से लिखते हैं और आव्यूह को हम किस कंडीशन से लिखते थे, A B C और D। ठीक है, हम आव्यूह को इस कंडीशन में लिखते थे और सारणिक को हम ऐसे लिखते हैं, यानी मॉड में ये आता है और आव्यूह हम सिंपल लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके 2 इंपॉर्टेंट चीज है कि आव्यूह के इंपॉर्टेंट 2 बिंदु हैं, यानी नंबर 1 है कि आव्यूह ए के लिए मॉड, यानी आव्यूह ए के लिए मॉड है वो एक का सारणिक, जो उसे हम एक का सारणिक पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 2 है केवल वर्ग आव्यूह सारणिक होते हैं। ठीक है, ये मेन चीज है कि वर्ग आव्यूह केवल सारणिक होंगे, ये पहले ही बता दिया मैंने एक और बार। ठीक है, तो इसका कि सारणिकों के मान ज्ञात करने के लिए जिस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है उस वो, तो देखिए जैसे हमारी एक सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, ये एक सारणिक है हमारी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सारणिक का मान निकालेंगे तो A mod A = A11 में आएगी हमारी, देखो एक तो 2 कंडीशन से लिखते हैं, एक तो ऐसे लिखते हैं, यानी यदि हम इसे ले रहे हैं तो इसके ये वाली और ये सामने वाली ये बंद रहेंगी, तो A22 A23 A32 और A33। ठीक है, इसमें होते हैं प्लस माइनस प्लस, और ये हो गई प्लस माइनस प्लस, यानी ये इस कंडीशन में होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये इस कंडीशन के चिन्ह होते हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब दूसरा क्या, माइनस माइनस A12 में आता है ये A21। ठीक है, A23 A31 और A33, और प्लस के A13 में आता है हमारा A21 A22 A31 और A32। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे इस कंडीशन में लिख सकते हैं, A11 या ऐसे
A11 मानी A22 A33 माइनस A23 A32, ठीक है, माइनस A12 में A21 A33 माइनस A23 A31, ठीक है, प्लस के A13 नीचे लिख देता हूँ, A13 हो जाएगी A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक है। यानी इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें और माइनस इसका इसमें, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है इसका आगे आता है, यानी सारणिकों के आगे आता है सारणिकों के गुणधर्म। तो सारणिक का पहला गुणधर्म है कि किसी भी सारणिक का मान इनकी पंक्तियां स्तंभ द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, यानी किसी भी सारणिक का मान इनकी पंक्ति और स्तंभ को परिवर्तित करने पर अपवर्तित हो जाता है, यानी इनका मान जो है इनकी पंक्तियों या पंक्तियों और स्तंभों को चेंज करने पर इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा गुणधर्म, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियों और स्तंभ परस्पर परिवर्तित किए जाते हैं तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी यह सारणी का कोई भी चिन्ह धनात्मक है, सारणी जो मान धनात्मक आ रहा है, इनकी दो या पंक्ति या दो स्तंभों को चेंज करने पर, परिवर्तित करने पर, यानी दो पंक्तियों को स्तंभ में या दो स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर इनका जो मान होगा वो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा, या फिर 31, 32, 33 और इन दोनों को ऊपर पहुंचाने पर और इसे नीचे पहुंचाने पर, जिस कंडीशन से हम इन्हें चेंज करेंगे उससे हमारे इनका मान ऋणात्मक होगा वो धनात्मक, और धनात्मक होगा वो ऋणात्मक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक दो स्तंभ या दो पंक्तियों को परस्पर बदलने पर इनके मान परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है तीसरा गुणधर्म, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियों का मान शून्य हो जाए या दो पंक्तियों स्तंभों का मान शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान ही शून्य हो जाता है, उसका आंसर ही शून्य आता है, ठीक है। नेक्स्ट है गुणधर्म नंबर 4, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान अचर संख्या से गुणित हो जाएगा, ठीक है। और नंबर चीजें, मेन चीजें देखो, इसे बता देता हूं। जैसे कोई अचर संख्या की है, ये 1 आ रहा है, ये 12 है, यानी इसे ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी और डी मान लीजिए। यदि किसी अचर संख्या से सारणिक में गुणा किया जाए तो इनका मान एक यानी एक स्तंभ या एक पंक्ति में गुणा किया जा रहा है तो उनका जो मान आएगा वो भी अचर हो जाएगा, ठीक है। अचर या अचर किसी भी या अचर संख्या से या चर संख्या से हम गुणा करते हैं तो वहाँ पे वो उसी में बदल जाएगा, ठीक है। इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस गुणधर्म के अनुसार हम किसी भी संख्या, एक पंक्ति या स्तंभ से कोई भी संख्या हम कॉमन ले सकते हैं, यानी जैसे हमारी इस पंक्ति में इस गुणधर्म के अनुसार हम जैसे के कॉमन लेनी है तो के कॉमन ले सकते हैं इसमें से, इस गुणधर्म के द्वारा, ठीक है। यानी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से हमें से कॉमन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गुणधर्म नंबर 5, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणी को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसे मैं बताता हूं। यानी कोई सारणी के a प्लस एक्स, b प्लस वाई, a1 a2 और a3 प्लस जेड, ये होगी b1 c1 b2 c2 और b3
C3। ठीक है, ऐसे अवयव को यानी दो या दो से अधिक, दो या एक या एक पंक्ति या के दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में, यानी दो, ये दो पद हैं, एक पद तो दो पद या इससे अधिक भी कोई पद है तो हम उस कंडीशन में से खोल सकते हैं। यानी हम इसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस करके इसे खोल सकते हैं X Y Z B1 B2 और C2 और B3 C1 C2 और C3। हम इस कंडीशन में से चेंज कर सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदों के योगफल में है ये, तो वहां पे हम इसे अलग अलग खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां तक तो हो गए ये गुणधर्म हमारे। अब नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 होते थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये होते थे हमारे। तो उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? 1/2, जैसे 1/2 x1 y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका प्रयोग करते थे हम। अब हम इन्हीं फॉर्मूला को, ठीक है, सारणिक के रूप में निकाल के हल करेंगे, यानी सारणिक के रूप में लिख के करेंगे। जैसे हमारी बिंदु है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये आ जाएगा। यहाँ पे हम ये तीसरा पद है, इसे हम खाली छोड़ देंगे, यानी जो वर्गाव्यूह में ही आएगा ये। तो यहाँ पे तो ये हो गए 3 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बचा ये तीसरा, तीसरे को हम 1 1 1 मान लेते हैं। ठीक है, यानी जो त्रिभुज के क्षेत्रफल थे उसे हम इस कंडीशन में बना के सॉल्व करेंगे, सारणिक रूप में बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आता है उपसारणिक। तो उपसारणिक होता है कि सारणिकों के अवयव ए आई जे, ठीक है, ए आई जे यानी आपने पढ़ा होगा, ए 11 12 मानते थे इन्हें, अवयव में आव्यूह में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी देखिए ये हमारा सारणिक मान लीजिए इसे, ठीक है, और हमें देखना है कि इसमें एक, ठीक है, यानी y2 देखना है, हमें y2 देखना है। तो y2 क्या है? ये, इसे और इसे नहीं लेंगे, बाकी जो बचा x1 1 और x3 1 इनका आपस में गुणा कर लेंगे। क्या आ गया? इसे हम m आई जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? x1 माइनस x3 ये आ जाएगा, ये होता है एम आई जे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे जो आई जे है उसमें हम लिख सकते हैं कौन से नंबर पे आ रहा है ये? 11 12 13 21 22 22वें नंबर पे, तो इसे लिख सकते हैं एम 22। ठीक है, एम 22 इजकल टू हमारा x1 माइनस x3 आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड। तो एक अवयव ए आई जे का सेकंड जिसे हम बड़ी ए आई जे, यानी एक आई जे का सेकंड हम जिसे ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं जब ए आई जे बराबर -1, यानी इसका फॉर्मूला होता है -1 आई जे। ठीक है, सॉरी आई प्लस जे के द्वारा परिभाषित करते हैं। यानी एक अवयव ए आई जे का सेकंड यानी जो इसका अवयव होगा वो सेकंड निकलेगा, उसे हम
ए आई बड़ी ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं तथा उसे -1 आई प्लस जे द्वारा हम निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला है सेखंडज। वो तो हो गया सेखंड, अब है नेक्स्ट सेखंडज। इसे हम व्युत्क्रम सारणिक भी कहते हैं। ठीक है, तो सेखंडज है कि एक वर्ग आव्यूह ए बराबर एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए। ठीक है, यानी ए बराबर एडजॉइंट ए का सेखंडज आव्यूह ए आई जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां ए आई जे अवयव ए आई जे का सेखंडज है और आव्यूह ए के सेखंडज को ए एडजॉइंट ए द्वारा हम परिभाषित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी जिससे हम जो ए आई जे है वो सेकंड आव्यूह है, उसी से हम सेकंडज आव्यूह निकालेंगे और इस अवयव को हम पहले इसमें चेंज करेंगे, उसके बाद में हम ए इनवर्स, जैसे हम आव्यूह को ए से ए इनवर्स में निकालते थे, इसमें सारणिक ए को ए इनवर्स में निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। इसमें मेन चीज़ है, इसके कुछ बिंदु हैं जिसमें एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि ए मॉड यानी सारणिक का मान डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि ये अव्युत्क्रमणीय है जब ए सारणिक का मान 0 आ जाए, और जब व्युत्क्रमणीय होगा जब सारणिक का मान ए के 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वो हो जाएगा व्युत्क्रमणीय। नेक्स्ट है तीसरा, यदि ए तथा बी दोनों ए की कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात जैसे ए बी है वो हमारे बी ए के बराबर होगा। ठीक है, ए और बी के ए इंटू बी के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ ए और बी हैं वो समान कोटि के सारणिक हैं, आव्यूह हैं। नेक्स्ट आएगा रैखिक समीकरणों के निकाय। तो रैखिक समीकरणों के निकाय होते हैं, रैखिक समीकरणों को निकाय को हल करने के लिए रैखिक समीकरण के निकाय को हम आव्यूह समीकरण के मान रूप में व्यक्त करते हैं और आव्यूह के व्युत्क्रम का प्रयोग करके उसे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गए इसके सभी परिभाषाएं, सभी थ्योरेटिकल, और जो फॉर्मूला थे एक दो फॉर्मूला, इसमें एक ही फॉर्मूला है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उस वही। ठीक है, तो यहाँ पे इसके थ्योरेटिकल समाप्त हो गए। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके।